नमस्कार दोस्तों, राजनीति शास्त्र एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम प्रश्न 111 से शुरू करते हैं, जो यूकेपीएससी लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस के पीवाईक्यू 2021 में आया था। तो आइए मूल क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आया था, लोक निगम व्यवसाय का एक आदर्श स्वरूप है जिसके पास सरकार की सत्ता तथा निजी उद्योग का लचीलापन एवं स्वतः प्रेरण होती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन राष्ट्रपति रूजवेल्ट का है। आइए इसको समझते हैं। क्वेश्चन इस तरह से भी आप समझ सकते हो आसान भाषा में। एक निगम सरकार की शक्ति से युक्त होता है, लेकिन उसमें निजी उद्यम की लचीलापन और पहल भी की भावना होती है। तो यह कथन है राष्ट्रपति रूजवेल्ट का। तो उत्तर की विस्तृत व्याख्या देखते हैं। यह कथन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का है। उन्होंने अमेरिका में सार्वजनिक निगमों यानी पब्लिक कॉरपोरेशन के बारे में कहा था। वे सरकार की शक्ति से लेस होते हैं, ठीक, और लेकिन उनमें निजी उद्यम जैसी लचीलापन और नवाचार या पहल भी होता है। यह विचार 20वीं सदी के सार्वजनिक निगमों के विकास के समय बहुत महत्वपूर्ण था। आसान भाषा में समझें तो रूजवेल्ट कहना चाहते थे कि पब्लिक कॉरपोरेशन जैसे रेलवे, बिजली बोर्ड सरकारी ताकत भी रखते हैं और साथ ही प्राइवेट कंपनियों की तरह लचीलापन भी होता है, ठीक। बाकी विकल्पों की बात करें तो प्रेसिडेंट केनेडी की बात करें, इन्होंने भी प्रशासनिक सुधारों पर कार्य किया, पर यह कथन इनका नहीं है। प्रेसिडेंट निक्सन की बात करें तो इनका संबंध अमेरिकी विदेश नीति और वाटर गेट कांड से अधिक है, मतलब। और प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन की बात करें तो 1990 के दशक के अमेरिकी राष्ट्रपति थे। यह कथन इनका भी नहीं है। तो सही आंसर प्रेसिडेंट रूजवेल्ट होता है। अतिरिक्त तथ्य की बात करें तो पब्लिक कॉरपोरेशन या सार्वजनिक निगम एक ऐसी संस्था जो सरकार द्वारा बनाई जाती है, लेकिन कामकाज में निजी उद्यम जैसी लचीलापन भी रखती है। भारत में उदाहरण है LIC, ONGC, AIR और दूरदर्शन, RBI। ये सब क्या है? पब्लिक कॉरपोरेशन के उदाहरण हैं। RBI 1935 में और LIC 1936 भारत के प्रमुख सार्वजनिक निगम है, ठीक। बार बार पूछा गया कि कॉरपोरेशन इज क्लॉथ्ड विद पावर ऑफ गवर्नमेंट बट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज। ये कहा है रूजवेल्ट ने, जो हमने देख लिया। और पब्लिक कॉरपोरेशन की विशेषता क्या है? सरकारी ताकत प्लस निजी उद्यम की लचीलापन, ये दोनों है। सिलेबस की बात करें तो यह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एंटरप्राइज एंड कॉरपोरेशन फीचर्स इंपॉर्टेंस रूजवेल्ट्स व्यू से जुड़ा हुआ है, ठीक। यह जो क्वेश्चन आया था, एग्जाम रेफरेंस आप लोग देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है और आने की कितनी संभावना रहेगी। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। मूल क्वेश्चन आया था, सही समय पर समुचित पदोन्नति का होना सेवारत पुरुषों और महिलाओं की संपूर्ण प्रतिभा की विकास प्रक्रिया का एक आवश्यक भाग है। यह कथन किसका है? तो यह कहा है फुलटन समिति ने, ठीक। आइए इसको देखते हैं। उत्तर की विस्तृत व्याख्या देखें तो फुलटन कमेटी जो है वो 1966 से 68 के बीच ये यूनाइटेड किंगडम में गठित होती है। ब्रिटेन में प्रशासनिक सुधारों के लिए गठित की गई थी। इसने सिविल सेवा में ट्रेनिंग, प्रशिक्षण और प्रमोशन यानी पदोन्नति पर विशेष ध्यान दिया था। समिति ने कहा था कि राइट प्रमोशन एट द राइट टाइम इज इसेंशियल फॉर डेवलपिंग फुल टैलेंट्स ऑफ मैन एंड वुमेन इन सर्विसेज, ठीक। इसका उद्देश्य था कि कर्मचारियों की योग्यता और कौशल के अनुसार सही समय पर पदोन्नति दी जाए, ताकि प्रशासनिक दक्षता और मनोबल बना रहे। आसान भाषा में समझे तो फुलटन समिति का मानना था कि अगर सरकारी सेवकों को समय पर और सही तरह से पदोन्नति मिलेगी तो उनकी पूरी प्रतिभा और क्षमता सामने आ जाएगी। बाकी विकल्पों की बात करें तो देखो ये वाला भी सही नहीं है। इसने मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट की बात की थी, जो नॉर्थ कोर्ट रिपोर्ट है 1854, यूनाइटेड किंगडम में गठित होता है ये, और कंपेटिटिव एग्जामिनेशन पर जोर दिया, ठीक। और हूवर कमीशन की बात करें तो यूएसए से संबंधित है। 1949 और 1953 में यह बनता है। इसका काम अमेरिकी प्रशासनिक सुधार करना था, ठीक। और रही बात डी ऑप्शन की, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ऑफ इंडिया यानी ARC की बात करें तो यह 1966 में इसका गठन होता है, जो फर्स्ट ARC होता है और भारत में प्रशासनिक सुधारों के लिए बना, लेकिन यह कथन इसका भी नहीं था। अतिरिक्त तथ्य की बात करें
तो फुलटन कमेटी ब्रिटेन से संबंधित है, मेरिट ट्रेनिंग और प्रमोशन पर बात करता है। और नॉर्थ कोट ट्रेवलियन रिपोर्ट जो है वो यूनाइटेड किंगडम से संबंधित है, जो 1854 में गठित होता है और कम्पिटिटिव एग्जाम फॉर सिविल सर्विसेज की बात करता है। होवर कमीशन की बात करें जो यूएसए से संबंधित है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन यूएसए की बात करता है। और एआरसी जो है ये इंडिया से संबंधित है और केंद्र और राज्यों में प्रशासनिक सुधारों की सिफारिशों की बात करता है। बार बार पूछा जाता है राइट प्रमोशन एट द राइट टाइम, फुलटन कमेटी। और मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट की बात करता है नॉर्थ कोट रिपोर्ट। और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात कौन करता है भारत में? एआरसी। ठीक है, फर्स्ट एआरसी हो या सेकंड एआरसी। सिलेबस की बात करें तो यह प्रश्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल सर्विसेज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमिटी एंड कमीशंस से जुड़ा हुआ है। एग्जाम रेफरेंस आप लोग देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मूल क्वेश्चन। क्वेश्चन आया था, निम्न में से किसने यह मंतव्य प्रकट किया कि वेबर द्वारा प्रस्तुत नौकरशाही का आदर्श प्रतिमान विकासशील समाजों के अध्ययन के लिए विशेष रूप से उपयुक्त नहीं है? तो ये कहा था एफ.डब्ल्यू. रिक्स ने। आइए इसको समझते हैं। ऑप्शन को, ये उत्तर की विस्तृत व्याख्या देखें तो मैक्स वेबर का आदर्श नौकरशाही मॉडल या आइडियल ब्यूरोक्रेसी जो था, इसने बात की तर्क संगत यानी रेशनल और विधि आधारित प्रशासन की। ठीक है, विशेषताएं क्या थी? पदानुक्रम, हायरार्की होनी चाहिए, नियमबद्धता होना चाहिए, रूल ओरिएंटेशन, विशेषज्ञता होना चाहिए, स्पेशलाइजेशन और निष्ठा यानी इम्पर्सनैलिटी होनी चाहिए। ये किसने कहा? मैक्स वेबर ने। अब एफ.डब्ल्यू. रिक्स, जिनका टाइम पीरियड 1917 से 2008 है, तुलनात्मक प्रशासन कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ये विद्वान हैं। ठीक, इन्होंने कहा कि वेबर का आइडियल ब्यूरोक्रेसी मॉडल केवल विकसित समाजों, डेवलप्ड सोसाइटीज के लिए उपयुक्त है। विकासशील देशों में प्रशासन पारंपरिक मूल्यों, व्यक्तिगत संबंधों, परिवारवाद, जातिवाद और भ्रष्टाचार से प्रभावित होता है। इसलिए यहाँ वेबर का शुद्ध आदर्श नौकरशाही मॉडल लागू नहीं होता है। किसने कहा ये? एफ.डब्ल्यू. रिक्स ने। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आसान भाषा में समझे तो रिक्स का कहना था कि भारत जैसे विकासशील देशों में नौकरशाही केवल नियमों से नहीं चलती, बल्कि समाज की पारंपरिक समस्याओं से प्रभावित रहती है। बाकी विकल्पों की बात की जाए तो चेस्टर बर्नार्ड की बात करें तो इन्होंने फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव 1938 में संगठन और नेतृत्व पर कार्य किया। ठीक है, वी.ए. थॉमसन की बात करें, इन्होंने मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन पर लिखा, पर यह टिप्पणी इनकी भी नहीं थी। आर.के. मर्टन की बात की जाए तो इन्होंने ब्यूरोक्रेसी डिसफंक्शंस, रेड टेपिज्म, गोल्ड डिस्प्लेसमेंट पर कार्य किया है। ठीक, अतिरिक्त तथ्य की बात की जाए तो रिक्स प्रसिद्ध है मॉडल प्रिज्मेटिक साला मॉडल से। ठीक, कौन प्रसिद्ध है? रिक्स। प्रिज्मेटिक समाज क्या है? पारंपरिक प्लस आधुनिक मूल्यों का मिश्रण। उदाहरण, भारत, थाईलैंड जैसे विकासशील देश। रिक्स ने कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जनक, मतलब इनको माना जाता है रिक्स को कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। ठीक, इसको याद रखना। और बार बार पूछा जाता है वेबर का आइडियल ब्यूरोक्रेसी मॉडल किसके लिए उपयुक्त नहीं है? तो विकासशील समाज के लिए। किसने कहा? रिक्स ने कहा। रिक्स कौन सा मॉडल प्रसिद्ध है रिक्स का? प्रिज्मेटिक साला मॉडल। सिलेबस की बात करें तो यह प्रश्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेसी, वेबर, मर्टन, रिक्स, कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ है। और एग्जाम रेफरेंस आप लोग देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन आया था, प्रशासन में वित्त सर्वव्यापी रूप से उसी प्रकार सम्मिलित होता है जिस प्रकार वातावरण में ऑक्सीजन। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? मतलब यह किसके द्वारा कहा गया कथन है? तो ये है मार्टिन मार्क्स के बारे में। ठीक, तो आइए इसको देखते हैं। पहले समझे कथन का अर्थ क्या है। देखो, फाइनेंस या वित्त प्रशासन में उतना ही व्यापक रूप से शामिल है जितना ऑक्सीजन वातावरण में फैली हुई है। इसका मतलब यह है कि जिस तरह जीव के जीवन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, उसी तरह किसी भी सरकार या प्रशासन के संचालन के लिए वित्त आवश्यक है। बिना वित्त के न कोई योजना बन सकती है और न कोई नीति लागू की जा सकती है और न ही जनता का कोई सेवा पहुंच सकती है जनता तक। यह कथन मॉर्टिन मॉर्क्स ने कहा था। ठीक, अमेरिकी प्रशासनिक विचारक हैं ये मॉर्टिन मॉर्क्स। और इनकी पुस्तक है एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 1946 में इन्होंने
लिखा है और प्रकाशित होती है। अब इसकी पृष्ठभूमि देखें तो मार्टिन मार्क्स प्रशासन को एक जीवित व्यवस्था लिविंग सिस्टम की तरह देखते हैं। उनके अनुसार सरकार तीन मुख्य कार्य करती है: नीति बनाना, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ठीक, उसे लागू करना, इम्प्लीमेंटेशन, और उस पर नियंत्रण रखना, कंट्रोल एंड इवैल्यूएशन। इन तीनों केंद्र में वित्त होता है। हर प्रशासनिक क्रिया, सड़क बनाना, स्कूल खोलना, अस्पताल चलाना, कानून लागू करना, सब पैसों से जुड़ी हुई होती है, तो इसलिए इन्होंने वित्त को इम्पोर्टेंस ही माना है। थोड़ा इनके क्षेत्र और भूमिका देखते हैं मार्टिन मार्क्स के। तो मार्टिन मार्क्स ने जो नीति निर्माण की बात करी, तो नीति बनाने से पहले धन के स्रोत और उपलब्धता का आकलन किया जाता है, और एग्जीक्यूशन, कार्य क्रियान्वयन की बात करें तो योजनाओं को लागू करने के लिए धन की आपूर्ति और खर्चे का नियंत्रण किया जाता है, और नियंत्रण और लेखा कंट्रोल और ऑडिट करने के लिए हर खर्च का हिसाब रखा जाता है ताकि भ्रष्टाचार ना हो। तो ये बात इन्होंने इंपॉर्टेंट की। और लोक कल्याण की बात की जाए तो जनता की जरूरतों के लिए धन का सही उपयोग ही प्रशासन की आत्मा है। ठीक, क्यों फाइनेंस को ऑक्सीजन से तुलना की इन्होंने? जैसे शरीर के हर हिस्से को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वैसे ही प्रशासन के हर विभाग को वित्त की आवश्यकता होती है। चाहे वह शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य, रक्षा या न्याय विभाग हो, सभी का काम तभी चलता है जब बजट से उन्हें पैसा मिलता है। अगर किसी विभाग को धन न मिले तो वह सांसहीन हो जाएगा। ठीक, वह नॉन फंक्शनल हो जाएगा। यानी वित्त प्रशासन के जीवित रहने की शक्ति है, लाइफ फोर्स है वो। और कथन की बात हमने देख लिया, तो कौन से विचारक से संबंधित है ये? मार्टिन मार्क्स से संबंधित है ये। और इनका जो कथन है, वित्त क्या है? ऑक्सीजन की तरह है किसी के भी लिए। ठीक, फाइनेंस इज ए यूनिवर्सली इन्वॉल्व्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन एज ऑक्सीजन इज इन द एटमॉस्फेयर। सिलेबस की बात की जाए तो यह प्रश्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, बजट, अकाउंट्स, ऑडिट और विलोवीज व्यू से जुड़ा हुआ है। ठीक, एग्जाम रेफरेंस आप लोग देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन देखते हैं हम 115। आइए देखते हैं क्वेश्चन, मूल क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन है, संसद के किसके माध्यम से लोक व्यय पर नियंत्रण स्थापित करती है? मतलब संसद किसके माध्यम से लोक व्यय पर नियंत्रण स्थापित करती है? तो सही सबसे सरल आंसर है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। आइए इसको देखते हैं। देखो, संसद का सबसे बड़ा काम सरकारी खर्च पर नियंत्रण है, ठीक है, लेकिन संसद खुद हर पैसे की जांच नहीं कर सकती। इसके लिए महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के सीएजी नियुक्त होता है। ये आर्टिकल 148 से 151 तक है। और स्पेशली बात के की बात की गई तो के किस में है? 148 में। सीएजी सरकार के सभी आय व्यय का ऑडिट करता है और संसद को रिपोर्ट देता है। संसद इस रिपोर्ट को लोक लेखा समिति, ठीक, पीएसी और अन्य समितियों के माध्यम से देखती है। सरकार कितना पैसा कहाँ खर्च कर रही है, इसका हिसाब किताब संसद सीएजी की रिपोर्ट से रखती है। बाकी विकल्पों की बात करें तो स्पीकर ऑफ लोकसभा, अध्यक्ष सदन चलाते हैं पर खर्च की जांच ये नहीं करते। प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो ये सरकार चलाते हैं, ठीक है, लेकिन खर्च ये सीधे क्या कहते हैं, सीएजी को नियुक्त करते हैं, लेकिन खर्च पर नियंत्रण संसद के और सीएजी करते हैं। ठीक, कैबिनेट की बात करें तो यह कैबिनेट खर्च तय करती है पर उसकी जांच और नियंत्रण संसद करती है के माध्यम से। तो सही आंसर क्या हो जाता है? सीएजी। ठीक, अतिरिक्त तथ्य की बात करें तो सीएजी का पद संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 में है। सीएजी को हटाना सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह कठिन है। भारत के पहले सीएजी नारायणन विश्वनाथ सोम है 1949 में। ठीक, वर्तमान में सीएजी की रिपोर्ट पर संसद की पब्लिक अकाउंट कमेटी, जो हमने देख लिया है, विचार करती है। बार बार पूछा जाता है सीएजी किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 148। और लोक लेखा समिति या पब्लिक अकाउंट कमेटी पीएसी किसकी रिपोर्ट देखती है? तो सीएजी की रिपोर्ट देखती है। सिलेबस की बात करें तो यह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, सीएजी, बजट, पार्लियामेंट्री कंट्रोल से जुड़ा हुआ है। एग्जाम रेफरेंस आप लोग देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो, ये क्वेश्चन जो है 116 का नंबर का, यूकेपीएससी ने डिलीट किया है और सबको बोनस दिया है। ठीक, इस क्वेश्चन को समझते हैं। सुशासन की अवधारणा के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक महत्वपूर्ण बिंदु है? संवेदनशीलता, सामाजिक सुरक्षा, उत्तरदेयिता या पारदर्शिता? यहाँ उत्तरदेयिता दे रखा, उत्तरदायित्व होता है।
तो वैसे देखा जाए तो ये सभी एक सुशासन के लिए ज़रूरी है, लेकिन इनमें से भी अगर आप लोगों को अगर सही चुनना है, तो हम इनको एक-एक करके समझते हैं, देखते हैं। देखो, यहाँ दिए गए सभी विकल्प सुशासन की अवधारणा के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अगर आपको सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक का चयन करना हो, तो जवाब क्या होगा? जवाब होगा सी अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही और ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। लेकिन इनको भी समझते हैं, इनमें से भी बेस्ट कौन हो सकता है? क्योंकि यह एक बहुविकल्प प्रश्न है और अक्सर इन दोनों में से एक को ही प्रमुख माना जाता है। इसलिए इन दोनों को समझना आवश्यक है। हालाँकि सुशासन की अवधारणा में जवाबदेही को सबसे केंद्रीय स्तंभों में से एक माना जाता है, क्योंकि यह अन्य सभी विशेषताओं, संवेदनशीलता और पारदर्शिता को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक है। सुशासन में प्रमुख कारक क्या है? सुशासन एक ऐसी शासन प्रणाली को संदर्भित करता है जो दक्ष, एफिशिएंट, प्रभावी, इफेक्टिव और न्यायसंगत, इक्विटेबल हो। संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक जैसे संगठन जवाबदेही और पारदर्शिता को इसके मुख्य स्तंभ मानते हैं। ठीक, जवाबदेही क्या है? जवाबदेही सुशासन की आधारशिला है। अर्थ क्या है इसका? इसका मतलब है कि सरकारी अधिकारी, नेता और संस्थान अपने निर्णयों और कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं। उन्हें यह बताना पड़ता है कि उन्होंने क्या किया और क्यों किया। महत्व क्या है इसका? यह सुनिश्चित करती है कि शक्ति का उपयोग सार्वजनिक हित में किया जाए। यदि कोई अधिकारी या संस्था जवाबदेह नहीं है, तो वह मनमाने ढंग से काम कर सकती है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे सकती है। पारदर्शिता की बात करें, ट्रांसपेरेंसी, तो पारदर्शिता जवाबदेही को सक्षम बनाती है। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया और सरकारी जानकारी जनता के लिए खुली और सुलभ हो। इसमें रिकॉर्ड, बजट और नीतियों को खुला प्रकाशन शामिल है। महत्व क्या है इसका? यह जनता को यह जानने की अनुमति देती है कि सरकार क्या कर रही है, जिससे वे सरकार को जवाबदेह ठहरा सकते हैं। उदाहरण, भारत में सूचना का अधिकार, आरटीआई कानून पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। संवेदनशीलता या सेंसिटिविटी की बात करें, तो अर्थ क्या है इसका? शासन प्रणाली का लोगों की आवश्यकताओं, भावनाओं और समस्याओं के प्रति संवेदनशील होना। इसका अर्थ है नीतियों को बनाते और लागू करते समय हाशिए पर पड़े और कमजोर वर्गों का ध्यान रखना। सामाजिक सुरक्षा की बात करें, सोशल सिक्योरिटी की, तो अर्थ क्या है? यह एक ऐसी प्रणाली है जिसके तहत सरकार अपने नागरिकों को आय, स्वास्थ्य सेवा, अन्य बुनियादी जरूरतों के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक सहायता प्रदान करती है। महत्व क्या है इसका? यह सुशासन का परिणाम है जो सुनिश्चित करता है कि आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे। निष्कर्ष की बात करें तो सुशासन के सबसे महत्वपूर्ण और मूलभूत तत्व जवाबदेही और पारदर्शिता है। ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और शासन को नागरिक केंद्रित बनाते हैं। यदि आपको एक ही विकल्प चुनना हो, तो जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी को प्राथमिकता दी जा सकती है, क्योंकि यह सुशासन के नैतिक और कार्यात्मक आयामों को सीधे कवर करता है। अतिरिक्त तथ्य की बात करें, तो वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 1992 पहली बार गुड गवर्नेंस शब्द का इस्तेमाल किया, ठीक, प्रयोग किया। संयुक्त राष्ट्र ने सुशासन के 8 स्तंभ बताए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पार्टिसिपेशन हो गया, रूल ऑफ लॉ हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गया, रिस्पॉन्सिवनेस हो गया, कंसेंसस ओरिएंटेड हो गया, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस हो गया, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी हो गया, और अकाउंटेबिलिटी। ये बार बार पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र ने सुशासन के 8 स्तंभ बताए, तो इनमें से कौन सा नहीं है या कौन सा है, ये आपको याद रखना जरूरी है। ठीक, और जो गुड गवर्नेंस का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, ये क्या है? अकाउंटेबिलिटी है। गुड गवर्नेंस शब्द पहली बार किस संस्था ने प्रयोग किया? तो वर्ल्ड बैंक ने 1992 में। सिलेबस की बात करें तो यह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गुड गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी से जुड़ा हुआ है, और एग्जाम रेफरेंस आप लोग देख सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करें, 117 नंबर का, आइए इसको देखते हैं। मूल क्वेश्चन आया था, वर्गीकरण का अभिप्राय कर्तव्यों और अपेक्षित योग्यताओं की समानता के आधार पर पदों का समूहबद्ध करना है। ये किसने कहा? ये कहा था मार्टिन मार्क्स ने। देखो, दूसरा क्वेश्चन इससे आया, एक क्वेश्चन ये था मार्टिन मार्क्स का, ठीक, और दूसरा इसी से आ गया मार्टिन मार्क्स, यानी ये हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। आइए इसको देखते हैं। तो मार्टिन मार्क्स की जो क्लासिफिकेशन है, तो द एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी में
पोजीशन क्लासिफिकेशन को बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। किसने? मॉर्टिन वॉक्स ने। उन्होंने कहा, बाय क्लासिफिकेशन इज मेंट द grouping of positions on the basis of similarity of duties and qualification required। यानी वर्गीकरण का अर्थ है पदों को उनके कर्तव्यों और आवश्यक योग्यताओं की समानता के आधार पर समूहित करना। अब क्लासिफिकेशन, इसका उद्देश्य इसके प्रशासन में क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत लागू करना, पदोन्नति या प्रमोशन और भर्ती रिक्रूटमेंट निष्पक्ष होती है और कार्य विभाजन स्पष्ट रहता है। मॉर्टिन वॉक्स ने साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात की। इसमें क्या है? पदों को एक वैज्ञानिक ढंग से वर्गीकृत करना चाहिए ताकि कार्य क्षमता बढ़े। ऑब्जेक्टिविटी की बात की, वर्गीकरण व्यक्ति के नाम पर नहीं बल्कि पद पर होना चाहिए। और फेयर पे एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की, जो कार्य समान है उनके लिए समान वेतन और समान जिम्मेदारी होनी चाहिए। पिफनर की बात करें, उन्होंने क्लासिफिकेशन पर लिखा, पर यह परिभाषा उनके शब्दों में नहीं थी। और एल डी वाइट की बात करें, उन्होंने भी क्लासिफिकेशन पर चर्चा की, लेकिन यह सटीक कथन मॉर्टिन वॉक्स से लिया गया है। डिमो की बात करें तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसी मेकिंग पर इन्होंने ज़्यादा काम किया। मॉर्टिन वॉक्स हमने देख लिया। मॉर्टिन वॉक्स के अनुसार क्लासिफिकेशन प्रशासनिक विज्ञान की एक तकनीक है जिसका उद्देश्य पदों को उनकी जिम्मेदारियों और योग्यताओं की समानता के अनुसार व्यवस्थित करना है ताकि कार्य कुशलता, एफिशिएंसी, निष्पक्षता, फेयरनेस और समान वेतन, इक्वल पे सुनिश्चित हो सके। सिलेबस की बात करें तो यह प्रश्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल सर्विसेज एंड पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, पोजीशन एंड क्लासिफिकेशन से जुड़ा हुआ है। बात करें एग्जाम रेफरेंस की तो आप लोग देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो मूल क्वेश्चन आया था, अभिप्रेरणा के आवश्यकता सोपान सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया अब्राहम मास्लो ने। अगर आप लोगों ने बीएड में पढ़ा है या फिर स्क्रीनिंग के टाइम पढ़ा होगा तो अब्राहम मास्लो का जो आवश्यकता का सिद्धांत है वही है ये अब्राहम मास्लो, जिन्होंने आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत दिया है। ठीक, आइए इसको समझते हैं। अब्राहम मास्लो ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने 1943 में ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन में नीड हायरार्की थ्योरी, आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत दिया था। यानी इन्होंने एक ट्रायंगल के माध्यम से समझाया था कि जो आवश्यकताएं हैं मनुष्य की, वो सबसे पहले कहाँ कौन सी आवश्यकता है, दूसरी कौन सी आवश्यकता है। जैसे माना इन्होंने बात की किसकी? शारीरिक आवश्यकता की। तो सबसे पहले मनुष्य की कौन सी आवश्यकता होती है? शारीरिक आवश्यकता। ठीक, यहाँ इन्होंने ये बात की। दूसरी जो आवश्यकता है ये है, जैसे शारीरिक आवश्यकता में भोजन, पानी, नींद हो गया। और दूसरी आवश्यकता सुरक्षा की आवश्यकता, नौकरी, स्वास्थ्य, सुरक्षा होना। मतलब आपको अगर शारीरिक आवश्यकता पूरी हो जाए तो दूसरी आवश्यकता की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, उसके बाद इन्होंने सोशल नीड्स की बात की, सामाजिक आवश्यकता। यानी आपको अब सिक्योरिटी भी मिल गई तो अब आपके लिए क्या चाहिए? सामाजिकता भी। इंसान सामाजिक प्राणी है तो उसको मित्रता भी चाहिए, प्रेम चाहिए, प्रेम संबंध हो या औरों से रिलेशन हो। तो ये सब क्या है? ये तीसरी आवश्यकता की बात की। और जो एस्टीन नीड्स की बात है, ये चौथी आवश्यकता है, इंसानों की आत्मसम्मान की आवश्यकता। जैसे सम्मान, पहचान, सफलता, ये चौथी आवश्यकता है। इसी प्रकार स्वयं की पूर्णता या साक्षात्कार, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात इन्होंने की, जो अपनी पूरी क्षमता को पहचानना और उसे प्राप्त करना, ये पांचवी आवश्यकता है। यानी एक अगर पूरी हो जाए तो दूसरी आवश्यकता पैदा होगी, दूसरी आवश्यकता को भी पूरी करनी पड़ेगी, फिर तीसरी आवश्यकता को पूरी करने के बाद चौथी आवश्यकता को पूरी करनी पड़ती है और फिर अंत में कौन सी आवश्यकता को ये मतलब इंसान के सामने आती है, वो पांचवी आवश्यकता। और सभी लोग हालांकि इसमें इस यहाँ तक नहीं पहुंचते अब्राहम मास्लो के हिसाब से। आइए आगे समझते हैं। आसान भाषा में समझे तो मास्लो ने कहा कि इंसान की ज़रूरतें सीढ़ी की तरह होती है। पहले भूख प्यास मिटाना, फिर सुरक्षा, फिर दोस्ती संबंधी, फिर सम्मान और आखिर में खुद को पहचानना। बाकी विकल्पों की बात करें तो मैकग्रेगर इन्होंने थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई दी, मोटिवेशन इन मैनेजमेंट। और हर्जबर्ग की बात करें तो ये भी इनसे संबंधित नहीं था, इन्होंने टू फैक्टर थ्योरी दी, मोटिवेटर्स और हाइजीन फैक्टर्स की। और विक्टर व्रूम की बात की जाए तो इन्होंने एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन दी। ठीक,
अतिरिक्त तथ्य की बात करें तो मास्लो को सिद्धांत प्रबंधन, शिक्षा और प्रशासन में बहुत प्रयोग होता है और इसे पिरामिड ऑफ नीड भी कहते हैं, जो हमने अभी समझा। बार-बार पूछा जाता है कि नीड हायरार्की थ्योरी किसकी है? मास्लो की है। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का अर्थ क्या है? अपनी पूरी क्षमता को पहचानना। ये भी आ सकता है कि जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, तो वो कौन से नंबर का है? ये अब्राहम मास्लो के हिसाब से। सिलेबस की बात की जाए तो यह प्रश्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मोटिवेशन थ्योरीज, मास्लो, हर्ट्ज़बर्ग और मैकग्रेगर और ब्लूम से जुड़ा हुआ है। अब महत्व क्या है इसका? रेफरेंस आप लोग देख सकते हो, ये कितना इंपॉर्टेंट है। देखो, अब्राहम मास्लो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार हर जगह क्वेश्चन में आता है, चाहे आप साइकोलॉजी में पढ़ोगे या पेडागोजी में पढ़ोगे या फिर यहाँ भी पढ़ोगे लेक्चरार में, तो पब्लिक एड में ये आता है इनडायरेक्टली। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है, किसने ब्यूरोक्रेसी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है? ठीक है, अब इनकी भाषा तो इतनी जटिल होती है। सही आंसर है विंसेंट डी गोर्ने ने। ठीक, आइए इसको समझते हैं। उत्तर की विस्तृत व्याख्या देखें तो ब्यूरोक्रेसी शब्द सबसे पहले 18वीं सदी में फ्रांस के अर्थशास्त्री विंसेंट डी गोर्ने, जिनका टाइम पीरियड 1712 से 1759 है, उन्होंने प्रयोग किया। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरो का मतलब कार्यालय और क्रेटोस का मतलब शक्ति या शासन, जिसका अर्थ हो जाता है कार्यालयों का शासन। बाद में मैक्स वेबर ने इसका वैज्ञानिक विश्लेषण किया और इसे आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी कहा। अब मैक्स वेबर के अनुसार नियमों पर आधारित शासन, पदानुक्रम, हायरार्की, विशेष विशेष विशेषज्ञता, स्पेशलाइजेशन और निष्पक्षता है, इम्पर्सनैलिटी। ठीक, आसान भाषा में समझे तो ब्यूरोक्रेसी शब्द सबसे पहले विंसेंट डी गोर्ने ने गढ़ा, लेकिन इसे गहराई से समझाने का काम किसने किया? मैक्स वेबर ने। मैक्स वेबर, इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को, ऑप्शन की बात करें तो मैक्स वेबर यहाँ पे गलत था क्वेश्चन के हिसाब से। क्यों? इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को आइडियल मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन शब्द सबसे पहले उन्होंने नहीं बोला। लास्की की बात करें तो इन्होंने लोकतंत्र और अधिकारों पर काम किया, लेकिन यह इनसे संबंधित नहीं था। और फ्रेडरिक की बात करें तो इन्होंने प्रशासन और नीति निर्माण पर लिखा, ब्यूरोक्रेसी शब्द इनके द्वारा नहीं दिया गया। अतिरिक्त तथ्य की बात करें तो विंसेंट डी गोर्ने जो फ्रांस के हैं, 1745 के आसपास इन्होंने ब्यूरोक्रेसी शब्द पहली बार गढ़ा। और मैक्स वेबर, जिनका टाइम पीरियड है 1864 से 1920, ब्यूरोक्रेसी का आदर्श मॉडल दिया। और कार्ल मार्क्स तो ब्यूरोक्रेसी को शोषणकारी वर्ग का औजार मानते थे। बार बार पूछा जाता है कि ब्यूरोक्रेसी शब्द किसने गढ़ा है, तो विंसेंट डी गोर्ने ने। और आइडियल ब्यूरोक्रेसी मॉडल किसका है, तो मैक्स वेबर का है। बात करें सिलेबस की तो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेसी कॉन्सेप्ट ओरिजिन वेबर से जुड़ा हुआ है। एग्जाम रेफरेंस आप लोग देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आया था, भारत में लेखांकन को लेखा परीक्षण से कब पृथक किया गया? तो सही आंसर क्या है? डी है, 1976 में। आइए इसको समझते हैं। लेखांकन या अकाउंटिंग और लेखा परीक्षा ऑडिटिंग का पृथक्करण भारत सरकार ने केंद्र सरकार के स्तर पर लेखांकन अकाउंट्स के कार्यों को लेखा परीक्षा यानी ऑडिट के कार्यों से वर्ष 1976 में अलग किया। मुख्य बिंदु देखते हैं। 1971 का अधिनियम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पास शुरू में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के लिए लेखांकन और लेखा परीक्षा दोनों के कार्य थे। उसे केग ड्यूटीज पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1971 के तहत दिए गए थे। 1976 का पृथक्करण वर्ष 1976 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया, एक अध्यादेश ऑर्डिनेंस और बाद में डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ यूनियन अकाउंट्स ट्रांसफर ऑफ पर्सनल एक्ट 1976 के माध्यम से के को केंद्र सरकार के मंत्रालयों विभागों के लिए लेखांकन के कार्य से मुक्ति कर दिया गया। परिणाम क्या हुआ? लेखांकन का कार्य नियंत्रक में महालेखाकार कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स सीजीए को सौंप दिए गए और जो वित्त मंत्रालय के तहत कार्य करता है ये। इसी के परिणाम स्वरूप भारतीय सिविल लेखा सेवा इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस की स्थापना होती है। केक का कार्य अब मुख्य रूप से केंद्र सरकार के खातों की लेखा परीक्षा तक सीमित रह गया। राज्यों की स्थिति की बात की जाए तो यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह पृथक्करण जो है केवल केंद्र सरकार के स्तर पर लागू हुआ। राज्यों में केग अभी भी आमतौर पर लेखांकन और लेखा परीक्षा दोनों कार्यों को करता है, गोवा जैसे कुछ अपवादों को छोड़कर। इस सुधार का मुख्य उद्देश्य लेखांकन को प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन लाना और लेखा परीक्षा की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता को बढ़ाना था।
सिलेबस की बात की जाए तो यह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, बजट, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, सीएजी से जुड़ा हुआ है। और एग्जाम रेफरेंस आप लोग देख सकते हो कितना इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आज के ये प्रश्न और उनका विश्लेषण आपके लिए उपयोगी साबित हुए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सबसे ज़रूरी राजनीति शास्त्र एकेडमी को सब्सक्राइब करें ताकि अगला पार्ट और आने वाली सीरीज़ का कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। जिन लोगों ने पिछले वीडियो अब तक नहीं देखे हैं वो पहले के पार्ट जरूर देखें क्योंकि हर वीडियो पिछले वीडियो से जुड़ा हुआ है। और हाँ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल राजनीति शास्त्र एकेडमी को जरूर ज्वाइन करें जहां आपको फ्री एग्जाम मटेरियल्स, यूकेपीएससी पॉलिटिकल साइंस के करंट अफेयर्स अपडेट्स और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। जिन छात्रों को इस पीवाईक्यू सीरीज की पीडीएफ खरीदनी है वो टेलीग्राम से सीधे ले सकते हैं। फिलहाल पहले 11 प्रश्नों का एनालिसिस पीडीएफ मैंने एक सैंपल के रूप में फ्री अपलोड किया है, उसे जरूर डाउनलोड करें और पढ़ें। पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखें क्योंकि सफलता एक दिन की मेहनत नहीं, हर दिन के छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होती है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और शुभकामनाएं।